85% 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है। उसका रीज़न क्या है? एक तो ये ग्रेजुअली डेवलप होता है। ये एक्चुअल में हाई कैसे हो जाता है और इसके क्या रीज़न होते हैं? ये जो ब्लड प्रेशर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन कह सकते हैं इसको। एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है जिसमें कोई कॉज होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में बेसिकली कोई कॉज नहीं होता, लेकिन इसके जो कॉजेज में जो वैसे जो कॉजेज होते हैं, जो मतलब नेचुरल कॉजेज कह सकते हैं हम, उसमें अब एक तो नंबर 1 हेरिडिटी। यूजुअली जिनके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर होता है तो उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा अब स्ट्रेस में रहते हैं, अब उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। ब्लड प्रेशर के कोई वार्निंग साइंस होते हैं? लेकिन ये वार्निंग साइन हर एक में नहीं होते। ये वार्निंग साइन जो है बहुत लिमिटेड लोगों में होते हैं। तो इसलिए मेरी जो राय ये है कि आज की तारीख में वो लोग जिनकी मतलब की फैमिली में मतलब बीपी की हिस्ट्री है, जिन लोगों की फैमिली में पेरेंट्स को या उसमें जो ब्लड प्रेशर रहता है या कोई और डिजीज भी है, तो वो हर 30 साल 25 साल के बाद अपना बीपी एवरेज चेक कराते रहे। अच्छा, अब आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि जानवरों के अंदर ब्लड प्रेशर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जानवरों के अंदर स्ट्रेस जो है वो पहले तो होती नहीं है। स्ट्रेस तो होती है, लेकिन उनकी स्ट्रेस जो है मस्कुलर एक्टिविटीज के साथ जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हिरन है और शेर, और हिरन अपना घास खा रहा है। अब दोनों अपने कंफर्टेबल जा रहे हैं, लेकिन बाई चांस शेर ने या टाइगर ने हिरन को देखा और हिरन ने टाइगर को देखा। अब दोनों में स्ट्रेस हो गई। उसको शिकार करने की स्ट्रेस है, उसको अपने को बचाने की स्ट्रेस है। दोनों उसके लिए भागेंगी। अब स्ट्रेस में स्ट्रेस तो हुई, हार्ट रेट दोनों का बढ़ा, दोनों का ब्लड प्रेशर बढ़ा, लेकिन साथ में मसल एक्टिविटी हो गई। और एक्टिविटी होकर के तो जो स्ट्रेस, जो ब्लड सप्लाई हो रही थी, वो सीधी के सीधे मस्तिष्क में जाकर के वो मतलब कंपनसेट हो रही है। बीपी एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ रहा है, जितना बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ रहा है। अब एक स्टेज आएगी, या तो हिरन जो है वो भाग के अपनी जान बचा लेगा, और जो उससे जान बचा ली तो थोड़ी देर बाद अपना शेर भी अपना बैठ के अपना सस्ता लेगा, और हिरन भी दोबारा 15 मिनट बाद अपना दोबारा वो अपना घास खाना शुरू कर देगा। ये आप जो शेर जरूर को मार लेगा, जब मार लिया तो वैसे क्या हेडेक और डिजीनेस भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के सिम्टम हो सकते हैं या एक्चुअल में इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? देखो, हेडेक और डिजीनेस जो है एक ब्लड प्रेशर का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो क्या डाइट भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? हमारे बीपी को अल्टर कर सकती है? जैसे कुछ एक सेट ऑफ फूड्स हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए या हमें कुछ चीज़ें खानी चाहिए? देखिए, डाइट्स तो हमारे जीवन की जान है। और एक वर्ड जो है आजकल आप लोग सुनते भी होंगे, मैं भी उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर देता हूँ, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। नोट करिएगा। क्या हमें लगभग एवरेज एंड बेयर मिनिमम कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली? हमको बेसिकली ये तो ये है कि एक्सरसाइज में दोनों करनी चाहिए। ये कार्डियो भी करनी चाहिए और वेट्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए। हमारी नींद किस तरह से ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है? किसी की नींद अगर कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, कैसे अफेक्ट करेगी? देखो, नींद जो है हमारी बॉडी का एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस तरह से हम लोग जैसे खाना खाते हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटी करते हैं, तो नींद भी उतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर में कोई कनेक्शन है? हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर में तो मेन कनेक्शन। क्या मेडिकेशंस हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ले सकते? हम जो मेडिसिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। कई बार आपके आसपास लोग काम कर रहे हैं, एकदम से उन्हें पसीना आ गया, स्वेटिंग हो गई, हाथ पैर ढीले पड़ गए, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनका हार्ट सिंक कर रहा है। अब ये क्यों होता है? ये होता है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से। आपने ये भी कई बार सुना होगा कि XYZ व्यक्ति की बीपी बढ़ने की वजह से डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उसे हार्ट अटैक हुआ था या उसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। ब्लड प्रेशर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लंबी बात की जा सकती है, कोई इसका अंत नहीं है। पर आज आपके लिए ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं हमारे आगरा शहर के सीनियर फिजिशियन, जिन्हें अपने आप में एक्सपीरियंस है 4 दशक से ज़्यादा का। वो हेल्प कर चुके हैं अनगिनत पेशेंट्स को एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। अब आपको ये पॉडकास्ट अंत तक देखना है, ध्यान देगी। इस पॉडकास्ट में आपके बहुत सारे सवालों के आंसर मिलेंगे जो आप हमसे भी पूछते रहते हैं,
या अन्य किसी से पूछते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अभी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूटानिक हेल्थ केयर आगरा से। अब सर से ही जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि क्या होता है, पर उससे पहले सर हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार अपना इंट्रोडक्शन और दीजिए। मैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी पिछले 44 साल से प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब से बहुत सारे मतलब कहना चाहिए कि हज़ारों में संख्या में पेशेंट मैंने देखे हुए हैं। और इस बीच में मैंने ISN मेडिकल कॉलेज आगरा और KD मेडिकल कॉलेज मथुरा, इन मेडिकल कॉलेज में भी मेरा बच्चों के साथ जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। और इस समय जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ ब्लड प्रेशर पे, मुझे उम्मीद है कि जितने भी जो आपकी क्वेरीज होंगी हमारे डिस्कशन में, वो आपकी सारी क्वेरीज का आंसर मैं अच्छे से दे पाऊँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर अब हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ब्लड प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है और क्यों लोग इसे एक साइलेंट किलर। देखिए, इससे पहले हम एक थोड़ा सा ये समझ लें कि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है। ये वाली बात हमको ढंग से समझ में आ जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कैसे होता है और किस तरह से ये परेशान करता है, क्या इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो सारी बातें हम लोगों को समझने में ज़्यादा आसान है। पहले तो हार्ट में हमारे में 4 चैम्बर होते हैं। हम हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। हमारा जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये जो है पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लड जो है जिसकी ऑक्सीजन जा चुकी है, वो वाला ब्लड हमारे जो चैम्बर में आता है। पहले राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से फिर जो लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स में जा कर के ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजन वहाँ से लेता है और ऑक्सीजन ले करके पल्मोनरी वेस के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में आता है। और लेफ्ट एट्रियम में और इनके बीच में लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है, उस वाल्व के थ्रू जो है ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड जो हमारी मेजर आर्टरी होती है जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, अब उसके थ्रू ये हम बाहर आता है। और ये जब वेंट्रिकल पंप करता है तो पहले जो ब्लड एओर्टा में आता है, उसके बाद ये एओर्टा फिर दोबारा जो और ब्रांचेज में डिवाइड होता है जिसको कि हम आर्टरीज बोलते हैं। फिर ये फर्दर आर्टरीज में डिवाइड होता है, छोटी आर्टरीज में, और लास्ट में ये डिवाइड होकर बनाता है आर्टियोल्स। ये आर्टियोल्स जो है अल्टीमेटली ब्लड जो है, जो ऑक्सीजन ब्लड है, ये हमारे टिश्यू को सप्लाई करते हैं। और टिश्यू को सप्लाई करने के बाद, ऑक्सीजन देने के बाद, जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो फिर जो है बहुत छोटी वेन्स में, बहुत छोटी ब्लड वेसल्स में आता है जिनको हम वेन्यूज बोलते हैं। और फिर वही सर्कल जैसे मैंने आपको बताया था तो उस तरह से होता है। अब जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है तो उससे जो आर्टरीज में और वेन्यूज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन ये प्रेशर 2 टाइप का होता है। जब हमारा वेंट्रिकल पंप करता है उस समय जो प्रेशर होता है इनकी आर्टरीज में और वेन्यूल्स में और आर्टियोल्स में, इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, अब उस समय का जो प्रेशर जो आर्टरीज में जो होता है उसको हम जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब इन आर्टरीज में, आर्टियोल्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको हम जो है हाइपरटेंशन की लेवल में आते हैं। तो आपको अब ये मालूम पड़ा कि ब्लड का लंग्स में प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, ब्लड लंग्स में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है, तब जाके आपकी पूरी बॉडी को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है। सर ये तो हमारे दर्शकों ने जान लिया, बट ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, थोड़ा ये और हमें बताओ। हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। एक्चुअल में क्या होता है कि पहले तो आप समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर की हमारे यहाँ पर परसेंटेज जो है बहुत है। 30 to 40% लोगों को 50 ईयर्स प्लस माइनस 10 ईयर्स को आप दे दें तो 30 to 40% लोगों में आपको ब्लड प्रेशर मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को 85%, 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है। उसका रीज़न क्या है? एक तो ये ग्रेजुअली डेवलप होता है, और ग्रेजुअली डेवलप होने के बाद जो हमारी जो आर्टरीज और आर्टियोस होते हैं, अब उनको ब्लड को कैपेसिटेट करने की, उनको एक्यूमुलेट करने की थोड़ी पावर होती है। तो वो धीमे धीमे जो है वो वहाँ तक ब्लड प्रेशर तो हाई रहता है, लेकिन वो जो हमारे टारगेट ऑर्गन्स है जहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होती है
कि उनको उतना डैमेज नहीं कर पाता। लेकिन जब एक लिमिट के बाद जैसे पेशेंट की अपनी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है, या पेशेंट के साथ में कोई डिजीज होती है, या उसकी वजह से ये जब उनको इफेक्ट करता है, और अफेक्ट करने में मेनली जहाँ पर आर्टियोस के सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जहाँ आर्टियोस थोड़े से कंपेटिवली जहाँ पर थोड़े वीक और सॉफ्ट आर्टियोस होते हैं, जैसे आँखों के अंदर, किडनी के अंदर, हार्ट में, तो अब ऐसी जगह पर जाके जो ये अफेक्ट करते हैं, तो फिर वहाँ पर जाकर के ये आँखों में जैसे आपका हुआ तो आपकी जो है कि आई में ब्लड प्रेशर हुई, या रेटिनल ट्रीटमेंट हुआ, हार्ट के अंदर अफेक्ट किया तो हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन के अंदर गया तो सेरिब्रल स्ट्रोक हुआ, या उसकी वजह से पैरालिसिस वगैरह होती है, वो प्रॉब्लम हुई। किडनी के अंदर जो अफेक्ट हुआ तो किडनी की वजह से किडनी फेलियर, किडनी डैमेज, और सारी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होते हैं। ये हमारी जो खून के जो पैरों की, हाथों की नसें हैं, अब उनके अंदर अफेक्ट हुआ तो उनके अंदर जो है आपकी वीकनेस, झंझनाहट, क्रैम्प्स वगैरह वो सब चीज़ें शुरू हो जाती। तो इसलिए इसको साइलेंट करते हैं। तो आपको ये समझ आ रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ना इनिशियली आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, बट अंदर ही अंदर वो अपना डैमेज करता रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका कि अपने बीपी को मॉनिटर करें, या कोई भी अगर आपकी बॉडी में सिम्टम आ रहा है तो उसको लापरवाही में ना छोड़ दे, जैसा कि भारतीय लोग कई बार ज़्यादा करते हैं, और अंततोगत्वा उन्हें कई सारी समस्याएँ हो जाती हैं। सर, आपने ये तो बता दिया कि ब्लड का प्रेशर कैसे बनता है सर्कुलेशन में, बट ये एक्चुअल में हाई कैसे हो जाता है और इसके क्या रीज़न होते हैं? ये हालांकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक हो गया। हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो ब्लड प्रेशर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन कह सकते हैं इसको। एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है जिसमें कोई कॉज होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में बेसिकली कोई कॉज नहीं होता, लेकिन इसके जो कॉजेज में जो वैसे जो कॉजेज होते हैं, जो मतलब नेचुरल कॉजेज कह सकते हैं हम, उसमें अब एक तो नंबर 1 हेरिडिटी। यूजुअली जिनके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर होता है तो उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा अब स्ट्रेस में रहते हैं, अब उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग बहुत सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, उन लोगों में ब्लड प्रेशर रहने के चांसेस होते हैं। जो लोग हैवी फैटी डाइट लेते हैं, उन लोगों को ब्लड प्रेशर रहने के चांसेस होते हैं। जो लोग एक लिमिट से ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर रहने के चांसेस होते हैं। ये कैफीन किसी भी रूप में जो लोग लेते हैं, उसमें जो है ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी ये ज़्यादातर हम लोगों को आदमी हुई होती है। जब स्ट्रेस एंजाइटी लगातार रहती है तो आपको जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस है। यदि आप पे स्ट्रेस एंजाइटी हो, वो टाइम भी है, आपने उसको भूल गए, आपने एक टाइम मोमेंटरी रही, कोई बात आपकी हुई, आपने उसको डील किया तो तब हो गई दैट नो प्रॉब्लम। लेकिन आप उसी चीज़ को 24 घंटे सोच रहे हैं, हमेशा स्ट्रेस में थोड़ी सी बात को रबड़ की तरह खींचे हुए हैं, तो वो चीज़ लगातार जो आपको हैमरिंग करती है, उससे वो जो स्ट्रेस है वो आपका ब्लड प्रेशर करती है। अब आपको समझ आ रहा है कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्या वजह होती है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की बात ठीक से समझ आ गई होगी कि बीपी के ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में कैसे बनता है, कैसे वो बढ़ता है, क्या रीज़न उसके हो सकते हैं जिन पर आपको काम करना है उसे काउंटर करने के लिए। आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़। तो सर, इसी से हमारा अगला क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि ब्लड प्रेशर के कोई वार्निंग साइंस होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखा ये गया है कि कई बार लोगों को बड़ा लेट मालूम पड़ता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है, या एक्चुअल में लोग उन्हें लापरवाही में नज़रअंदाज ही कर देते हैं। देखिए, अभी जैसे मैंने पहले आपको जब बताया था ना सब उसके बारे में जी, तो बताया था कि आर्टरीज की और आर्टरीज की थ्योरी क्या है। तो ब्लड प्रेशर जो साइलेंट किलर है, क्यों है? क्योंकि ये थ्रेशोल्ड तक जो है ना, ये इसका अफेक्ट जो है ऑलरेडी पड़ता है। जब ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है, फिर ये सडनली जो अपना अफेक्ट दिखाता है, जैसे कि एकदम उस स्टेज पर जब थ्रेशोल्ड जाकर के मुझे बढ़ा तो पता लगा आर्टियोल्स या जो मानर आर्टरीज है वो रप्चर हुई, या वहाँ पर जाकर के जो ब्लड का जो थक्का, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होता है वो वहाँ पर रुक गया, तो ब्लड सप्लाई आगे रुकी बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ द सप्लाई, या वो हेमरेज की वजह से वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाया। अब जब ये थ्रेशोल्ड हो जाता है तो क्या होता है, जैसे कि पेशेंट नॉर्मल है, मतलब एक अम्बल नॉर्मल है, फिर क्या हुआ, उसको सडन ब्लडिंग ऑफ प्रेशर हुई, या चलने में उसको शॉर्ट ब्रीदिंग हुई, या उसको प्रेशर मतलब घबराहट शुरू हो गई, या कभी मतलब बहुत से लोग होता है कि मतलब नोज ब्लड हो जाता है। सब रूट ठीक थे, कोई बात नहीं थी कि नोज के अंदर यहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया,
क्योंकि यहाँ पर जो है आर्टियो वेनस जो जो जंक्शन होता है ना थोड़ा सॉफ्ट होता है। जब थोड़ा बीपी हाई हुआ तो कुछ लोगों की जो वेन्स इतनी बस इतनी फ्रजाइल होती हैं कि उनका फटने का डर रहता है, तो बहुत ब्लीडिंग हो जाता है। तो इस तरह की जो जो सिम्टम्स है ये जो है वो होती है। तो इसलिए इसको जो है हम मतलब एक तो साइलेंट किलर कहते हैं और दूसरा ये जो है वार्निंग साइन होती है। लेकिन ये वार्निंग साइन हर एक में नहीं होती, ये वार्निंग साइन जो है बहुत लिमिटेड लोगों में होते हैं। तो इसलिए मेरी जो राय ये है कि आज की तारीख में वो लोग जिनकी अंदर की फैमिली में मतलब बीपी की हिस्ट्री है, जिन लोगों की फैमिली में पेरेंट्स को या उसमें जो ब्लड प्रेशर रहता है या कोई और डिजीज़ भी है, तो वो हर 30 साल 25 साल के बाद अपना बीपी रेगुलर चेक कराते रहे। या जिन लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत सेडेंटरी है, काम वाम कम करते हैं, या जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, या जो लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं, जैसे हमें बातें हुई थी, तो ऐसे लोग जो है अपना मतलब पीरियडिकली जो है ब्लड प्रेशर चेक कराते रहे। वो ज़्यादा अच्छी बात है, बशर्ते कि ये वार्निंग साइन उनको डेवलप। तो आशा करते हैं आप ये बात समझ रहे होंगे कि आपको इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ज़रा भी इनमें से XYZ कोई भी सिम्टम आपको फील होता है तो उसे अर्जेंट बेसिस पर इन्वेस्टिगेट कराएं। कोई अगर समस्या है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर से ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, एंग्जाइटी कैसे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर सकती है? इसमें हमारे नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारा जो बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम दो टाइप से काम करता है। अब एक तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ये हम जो कहते हैं या कुछ कहते हैं मोटर नर्वस सिस्टम, ये हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे कि ये पेन रखा है, पेन मुझे उठाना है, मुझे आपके सामने बोलना है या आपके सामने नहीं बोलना है, ये सब चीज़ जो हमारा मोटर नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है इसका मेन काम होता है आइदर फाइट और फ्लाइट। जैसे हम मानो कोई स्ट्रेस वाली बात हुई, कहीं पर आग लग गई है या कोई झगड़ा हो गया है, तो हमको या तो झगड़े में पार्टिसिपेट करना है या हमको वहाँ से भागना है। तो हमारी जब ये एक्टिविटी करने के लिए क्या होगा कि हमारा हार्ट जो है ना वो अपने आप जोर से पंप करेगा। जोर से पंप करेगा तो ब्लड सप्लाई जो है ना वो जो है उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर सप्लाई बढ़ेगी और फिर वो ब्लड जो है हमारे मसल्स के अंदर जाएगा। लेकिन यदि हमको स्ट्रेस है और हम साथ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रेस की वजह से हार्ट रेट तो बढ़ा, हार्ट ने ब्लड ज़्यादा पंप किया और हार्ट रेट भी बढ़ा और ब्लड जो आर्टरीज के अंदर हमारी जो आर्टरीज थे उनके अंदर प्रेशर तो बढ़ा, लेकिन वो ब्लड मसल्स के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो ये जब स्ट्रेस इस तरह की लगातार रहती है तो हमारा बीपी बढ़ना शुरू होता है। अच्छा, अब आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि जानवरों के अंदर ब्लड प्रेशर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जानवरों के अंदर स्ट्रेस जो है वो पहले तो होती नहीं है, स्ट्रेस तो होती है लेकिन उनकी स्ट्रेस जो है मस्कुलर एक्टिविटीज के साथ जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका हिरन है और शेर, और हिरन अपना घास खा रहा है, अब दोनों अपने कंफर्टेबल जा रहे हैं, लेकिन बाई चांस शेर ने या टाइगर ने हिरन को देखा और हिरन ने टाइगर को देखा, अब दोनों में स्ट्रेस हो गई। उसको शिकार करने की स्ट्रेस है, उसको अपने को बचाने की स्ट्रेस है, दोनों उसके लिए भागेंगी। अब स्ट्रेस में स्ट्रेस तो हुई, हार्ट रेट दोनों का बढ़ा, दोनों का ब्लड प्रेशर बढ़ा, लेकिन साथ में मसल एक्टिविटी हो गई और एक्टिविटी होकर के तो जो स्ट्रेस जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो सीधी के सीधे मसल में जा करके वो मतलब कंपनसेट हो रही है। बीपी एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ रहा है, जितना बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ रहा है। अब एक स्टेज आएगी या तो हिरन जो है वो भाग के अपनी जान बचा लेगा और ये उससे जान बचा ली तो थोड़ी देर बाद अपना शेर भी अपना बैठ के अपना सस्ता लेगा और हिरन भी दोबारा 15 मिनट बाद अपना दोबारा वो अपना घास खाना शुरू कर देगा। ये आप जो शेर जरूर मार लेगा, जब मार लिया तो वैसे स्ट्रेस। तो जानवरों के अंदर स्ट्रेस जो है कि होती है लेकिन साथ में फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो इसलिए उनका बीपी नहीं बढ़ता। तो यहाँ आप लोगों के लिए ये एक एडवाइस है, जब भी आप लोगों को किस तरह की कोई स्ट्रेस में आप लोग होते हैं तो कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। आप कुछ ना करिए, आप तो आप वॉक शुरू कर दीजिए, आप दौड़ना शुरू कर दीजिए या कोई आप फिजिकल वर्क शुरू कर दीजिए। इस तरह के अब आप काम करते रहेंगे तो आपकी स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आपको बीपी जो है वो इस तरीके से बीपी मतलब बढ़ेगा तो, लेकिन वो आपकी बॉडी का अफेक्ट नहीं डालेगा। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपको अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रखना चाहिए।
ये आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर सकता है। तो अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपका जब स्ट्रेस बढ़ता है तो आप क्या करते हैं उसको। जैसे आपने अभी एंग्जाइटी के बारे में बात करी, क्या हेडेक और डिजीनेस भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के सिम्टम हो सकते हैं या एक्चुअल में इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? देखो, हेडेक और डिजीनेस जो है एक ब्लड प्रेशर का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। कि हेडेक डिजीनेस बहुत सी डिजीज हैं उसमें हो सकता है, लेकिन हाँ, एक जैसे 40-50 साल की एज पे, 40 साल, बल्कि अब तो क्योंकि जिस तरह की लाइफ स्टाइल हो रही है, जिस तरह का लोगों का खान पान है, जिस तरह का तरीका जीने का है, उसमें 30-35 साल के बाद यदि आदमी को मतलब क्रॉनिक हेडेक है या क्रॉनिक डिजीनेस है, तो ऐसी स्टेजेस में हमको ब्लड प्रेशर की जो फर्स्ट पहली बात जो दिमाग में आनी चाहिए वो ब्लड प्रेशर आना चाहिए। हालांकि और डिजीज भी होती हैं, लेकिन जब वो नहीं है तो हमें किसी और के बारे में सोचना चाहिए, कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर के बारे में। तो सर के अकॉर्डिंगली ब्लड प्रेशर होने का चांस हेडेक हो भी सकता है, नहीं भी, बट आप इसे हल्के में नहीं लेंगे। कई बार क्या होता है, हमने भी अपनी प्रैक्टिस में इनकाउंटर करा है कि पेशेंट्स को कोई पेन हो रहा है तो उसे बहुत लाइटली लेते हैं, उसे लिंगर ऑन करते हैं और बहुत सारा बाद हमारे पास दिखाने के लिए आते हैं, जो कि फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम बनता है उसे ट्रीट करना। तो हेडेक हो, कहीं और भी आपको अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो उसको एट ए टाइम एड्रेस करिए और उसे क्योर कराइए। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, जैसे आपने डिजीनेस की बात की और आपने जो है वीकनेस की बात की, हेडेक की बात की, अब इवन सेक्सुअल डिजायर कम होना, हमारी कि लिथार्जीनेस होना, कंपेरेटिवली हम जो फिजिकल वर्क करते हैं वो, जैसे एक नॉर्मल पर्सन जो वेट उठाता है हम उतना अच्छा वेट नहीं उठा पाते, या हमको जो है ना जो विज़न जो है कंपेरेटिवली हमारी जल्दी जल्दी जो है वो कम हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर में भी अब इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक मतलब फैमिली हिस्ट्री है या जेनेटिक इनहेरिटेंस है, इन लोगों को इस सारे मामलों में, जैसे कि सेक्सुअल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम है या विजन की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है या वीकनेस वगैरह जो हो रही है या ब्लरिंग विजन हो रही है या टायर्डनेस हो रही है, तो इन लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सर, आपने अभी जैसे लेथार्जी की बात करी, वजन उठाने की बात करी, आलस की बात करी, तो क्या डाइट भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हमारे बीपी को अल्टर कर सकती है? जैसे कुछ एक सेट ऑफ फूड्स हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए या हमें कुछ चीज़ें खानी चाहिए? देखिए, डाइट्स तो हमारे जीवन की जान है, और एक वर्ड जो है आजकल आप लोग सुनते भी होंगे, मैं भी उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर देता हूँ, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। नोट करिएगा। इस प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारी जो जीने का तरीका है उसको मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर 3 चीज़ें आ गई जी। आपकी डाइट आ गई, आपकी एक्सरसाइज आ गई, और दूसरा आपका मेंटल स्टेटस, या आप कह सकती है आप स्ट्रेस को किस तरह से डील कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर के लिहाज से, तो ब्लड प्रेशर वाले जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उन लोगों को, और या जो लोग ब्लड प्रेशर प्रोन है, मतलब जिनकी जो अभी आप बात उनकी फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक वाली बात है, तो इन लोगों को, ब्लड प्रेशर वालों को और इन लोगों को सोडियम की मात्रा 1.5 से 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.5 से 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता, मतलब सोडियम मतलब सॉल्ट जो है वो। अब उसका तरीका केवल एक ही है कि एक तो फास्ट फूड बंद करें, दूसरा खाने में अचार चटनी ये तो बिल्कुल ही बंद करें, और जो भी आप जो रूटीन में जो नमक खाते हैं उस नमक को धीरे 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 इस स्टेज तक लाते जाएं कि वो एक पैलेटेबल लिमिट तक हो जाए, जिसको आप केवल आप उसको खाने को एंजॉय कर सकें, उस स्टेज तक ले जाए। और थोड़ी पोटेशियम वाले जो फ्रूट्स हैं ना वो ज़्यादा दें, और हमारी डाइट के अंदर जो फाइबर वाली डाइट है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, फैट फ्री डाइट होनी चाहिए। डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, फैट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा
ये जितनी कम हो उतना अच्छा है। तो उसके लिए हमारे डाइट के अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का पोर्शन ज़्यादा हो, और आपकी सीरियल्स का पल्सेस का पोर्शन ज़्यादा हो, और ऑयल का कंपेटिवली जो पोर्शन वो कम हो। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि 1:1:1 का रेशियो होना चाहिए। जैसे अब एक, और आप रूटीन में भी कीजिए, अब 1 चम्मच देसी घी खाइए, अब 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लीजिए, और 1 चम्मच सरसों का तेल लीजिए। ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट है। और इसके अलावा आपकी जो रूटीन डाइट है वो आप लीजिए। सोशल जो अब स्ट्रेस के लिए जो मैंने आपको बताया कि आप डेली प्रैक्टिस की कोशिश करिए कि योगा, प्राणायाम, खास तौर से प्राणायाम, उसकी प्रैक्टिस करिए। और उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि 1 घंटा पहले क्या हुआ उस पर ना सोचें, 1 घंटे बाद क्या होगा उस पर ना सोचें। और एक बार किसी भी चीज़ के बारे में कोई डिसीजन ले लिया, आपने ले लिया, उसके बाद सही है या गलत है वो फिर उसके बारे में उसको ये एनालाइज नहीं करना है कि मैंने ये ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। मतलब किसी, मतलब जो भी स्ट्रेस वाले फैक्टर्स हैं, अब उनको आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा। तो ये वाली बात जो है ऐसे लोगों के लिए ब्लड प्रेशर में जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वाली बात है, वो ब्लड प्रेशर के लिहाज से जो मैंने आपको तीनों बातें बताई वो मेरे ख्याल से बहुत। इसी के ऊपर हमारे चैनल पर एक वीडियो है हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी हैबिट्स के ऊपर, जिसका लिंक यहाँ कार्ड में आपको मिल जाएगा। आप उसे भी एक बार जाके रेफर करेंगे, आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मालूम पड़ेंगी। सर, आपने ये तो बता दिया कि हमें बीपी को लो रखने के लिए डाइट मैनेज करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो इसी से थोड़ा वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें लगभग एवरेज एंड बेयर मिनिमम कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली? हमको बेसिकली ये तो है कि एक्सरसाइज में दोनों करनी चाहिए, ये कार्डियो भी करनी चाहिए और वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग करने से क्या होता है कि हमारी मसल डेवलप होती है, तो उसके अंदर जो है ब्लड की जो ऑक्सीजन ब्लड जो है ब्लड सप्लाई, जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं और चीज होते हैं तो ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छे से मसल्स में जाती है, तो वो भी ब्लड को कंट्रोल करती है। दूसरा, आप कुछ नहीं रख सकते हैं तो कम से कम आपको एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट टू 170 मिनट्स वॉक करिए। लेकिन वॉक का मतलब टहलना नहीं, देयर शुड बी ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक इस तरह की होनी चाहिए, कोई हमारे साथ चल रहा है तो उससे हम बात करें तो बात करने में हम कंफर्टेबल ना रहें, मतलब हमारी सांस जो है मतलब इतनी हो रहे कि हमको जो है उससे बात करने में थोड़ी परेशानी हो। इस तरह की ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। कुछ ना कर सकते तो नहीं तो हमारी जो है साइकिलिंग है, स्विमिंग है, और जितनी भी मतलब जो आपकी और भी मतलब कार्डियो या जो मस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं वो करनी चाहिए। थोड़े बहुत हमको जो है वेट्स वाली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और साथ में योगा प्राणायाम वाला पार्ट भी जो है हम लोग थोड़ा चाहिए। डेली में आप बात करो तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके करीब 30 से 40 मिनट का हम लोग टाइम दें तो वो एक एप्रोप्रिएट टाइम है, एक जो ऐसा आदमी के लिए जो कि मतलब वीडियो पर लाइफ जी रहा है उसके लिए। सर, आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया, हमारी नींद किस तरह से ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है? किसी की नींद अगर कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, कैसे अफेक्ट करेगी? देखो, नींद जो है हमारी बॉडी का एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिस तरह से हम लोग जैसे खाना खाते हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटी करते हैं, तो नींद भी उतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब नींद के अंदर जो मेजरमेंट वाली बात करो तो एक आइडियल आदमी को 7 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए। 7 ये ऐसा एविडेंसेस हैं कि यदि 7 घंटे से कम की नींद है तो वो भी आपकी डीजे करती है। 9 घंटे से या उससे ज़्यादा की नींद है वो भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। 7 से 9 घंटे की जो नींद जिनको होती है और जिसको कि साउंड स्लीप कहते हैं, वो यदि है तो एक एप्रोप्रिएट, अब एक रूटीन आदमी के लिए वो सफिशेंट है, और उसको हेल्दी रखने के लिए दैट इज एप्रोप्रिएट। इसी के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर कि आपकी नींद कैसी होनी चाहिए या सुबह जल्दी उठने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सर, जैसे कई बार लोग नींद को भगाने के लिए कॉफ़ी बांट लेते हैं, चाय बांट लेते हैं, तो क्या कैफीन या अल्कोहल कंजम्पशन भी हमारे लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकता है, हमारे बीपी को बढ़ा सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी, कैफीन और अल्कोहल ये दोनों जो है, जो अल्कोहल तो खास तौर से ये 2 तरीके से इफेक्ट डालता है। एक तो जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना,
ये उनको कमज़ोर करता है। दूसरा, ये जो है इनके जो ब्लड वेसल्स जो होती है, आर्टरी जो आर्टरीज होते हैं, उनके अंदर जो एक जो थक्का जो बोलते हैं, जो एथेरोमेटस प्लेग जो होता है, वो मतलब डेवलप करता है। और हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो कंपेरेटिवली जो है वीक होती है। फिर अल्कोहल और कैफीन दोनों ही यदि हम लंबे टाइम तक लेंगे तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। और ये ब्लड प्रेशर के साथ जो है ये जो ब्लड वेसल्स को भी कमज़ोर करते हैं, जिसकी वजह से जो और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि लिवर का अफेक्ट होना या हमारे हार्ट अटैक के चांसेस को मतलब आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी जो है लॉन्ग टर्म अल्कोहल लेने से या लॉन्ग टर्म जो है कैफीन लेने से इनका ये भी अफेक्ट होता है। तो इसलिए ये हर तरीके से हार्मफुल है। सर, बहुत इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन, हमारे आई एम श्योर व्यूअर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि क्या हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर में कोई कनेक्शन है? हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर में तो मेन कनेक्शन जी, आप बल्कि ये कह सकते हैं कि जितने लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उसमें से एक नोटिसेबल परसेंटेज के लोगों को हार्ट डिजीज होती है। और जो होती है उसका कॉज में मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी जो है जब बीपी हाई होता है, और जब बीपी हाई होता है साथ में इसके जो ब्लड वेसल्स है, खास तौर से आर्टरीज, छोटी आर्टरीज और आर्टियोल्स, वो दोनों वीक होते हैं। और ये और डिजीज भी वीक होते हैं, जैसे साथ में किसी को डायबिटीज़ भी है या किसी को कुछ और डिजीज़ भी है या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या है कि जो आर्टियोस और आर्टरी जो आर्टियोस और छोटी आर्टरीज है वो भी वीक होती हैं। तो उसकी वजह से उनके हाई बीपी होने की वजह से उनके रप्चर होने की, या बिकॉज ऑफ फैटी डाइट और मतलब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो हमारी जो एथेरोमेटस प्लेग जो होते हैं, जो आर्टरीज के अंदर जो होती है उनके मतलब वो थोड़ा फ्राइबल होती है, तो उनके वहाँ से निकलने के चांसेस होते हैं। वो प्लग जा कर के जो आर्टरी के एंड में जो छोटी वाली आर्टरी होती है उसमें जम जाती है, वहाँ पर रुक जाते हैं, तो वो ब्लड सप्लाई रोकती है। तो हार्ट डिजीज जो है ब्लड प्रेशर की वजह से दो तरह से होती है, या तो वो ब्लड सप्लाई को कम करती है, या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो रप्चर होती है, तो वो हेमरेज होता है। और हेमरेज होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, या वो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम या हेमरेज या ब्लड सप्लाई जो रुकी हार्ट के अंदर रुकी तो हार्ट अटैक हुआ, और बाकी जगह ब्रेन में रुकेगी वो तो उसकी बात आप पहले कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ब्लड प्रेशर का मैंने अक्सर देखा है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है और आप लोग भी इससे देखते होंगे कि वो पेशेंट से आता है तब मेरा जो है बीपी कल बहुत हाई हो गया था, वो अक्सर पेशेंट अपने आप ही आपके बताता है कि मुझे बीपी हाई हो गया है। अच्छा, और हम जब नोटिस करते हैं तो हमने जो पाया है कि वो बीपी हमको हाई मिला है। जैसे उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स से यूज हो जाते हैं, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है तो हमने नोट भी किया है। तो ऐसे मौके पर पेशेंट को क्या करना चाहिए? ऐसे मौके पर उन पेशेंट को जब आएँ तो उनको थोड़ी सी हम ये वाली बात बताएं, रूटीन में आपको बताएं उनको, या पेशेंट समझे इसको कि जब खुद को ऐसा फील हो तो एकदम कूल एंड काम बैठ के अपनी मतलब जो है सारा अपने ध्यान को जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ के कंफर्टेबल बैठ जाए, और बैठ के डीप ब्रेथ लें, सारी चीज़ों बंद करके डीप ब्रेथ लें। और हो सके तो कोल्ड शावर ले लें, या सनलाइट हो उसमें ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ी स्लो वॉक 3 से 4-5 मिनट जो है ब्रिस्क वॉक कर लें, या डार्क चॉकलेट जो होती है ना वो ले लें, या जो है आपकी बीटरूट या एप्पल जूस है वो ले लें, या जो है आपकी मतलब इसी टाइप की चीज़ें जो है ये वो लोग जो रूटीन में कर सकते हैं। और जो लॉन्ग रन में इन लोगों को जिस लोगों को इस तरह प्रॉब्लम होती है तो बीपी की वजह से ऐसे लोगों के लिए मैंने देखा है कि एक जो नेचुरल वे में एक्यूपंक्चर भी काम करता है, तो कुछ अच्छे उसमें एक्यूपंक्चर से भी वो राय ली जा सकती है। तो इन चीज़ों को जब आपको बीपी ये फील हो कि मुझे बीपी हाई हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपने जाना कि डाइट, एक्सरसाइज, ये सभी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके बीपी को मेंटेन करने के लिए। तो
अगर आप चाहते हैं अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने, उसे ठीक करने के लिए क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, तो ऐसे डाइट प्लान की कंसल्टेशन के लिए आप हमें 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए डिटेल्स पर। सर, ये तो बात हो गई कि बीपी और हार्ट के हमारे का क्या संबंध है, बट ब्लड प्रेशर हमारे ब्रेन, किडनी और ऑर्गन्स पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जो हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो इसे नेगलेक्ट करते हैं तो क्या उनकी बॉडी में और डैमेज हो सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में हमें और एक्सप्लेन करें। देखिए, ये आप जो है, जो सबसे पहले जो मैंने आपको डायग्राम की बात जो बात आई थी, उसको दिमाग में रख के आप देखिए तो आपका लंबे टाइम तक ब्लड प्रेशर रहेगा। तो लंबे टाइम तक ब्लड प्रेशर रह के जिस बॉडी के जिस पार्ट में आपकी जो ब्लड वेसल्स जो है वो अफेक्ट होगी, वो वहाँ पर असर डालेगी। अच्छा, ब्लड प्रेशर एकदम दो तरह से इफेक्ट डालता है। अब एक तो आपका क्रॉनिक बीपी लगातार हाई है, तो वो आपकी जो बॉडी को, जैसे आपके ब्रेन को, खास तौर से किडनी को या आपकी आइज को स्लोली आपको डैमेज करता है। और बहुत हाई प्रेशर होगा तो आपका ये हेमरेज होगा, तो वो एकदम आपका एक्यूट अफेक्ट, जैसे इन द फॉर्म ऑफ कि ब्रेन के अंदर हुआ तो पैरालिसिस हो गई, या आपके हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल जो रप्चर हुई तो वो आपका अटैक हो गया। ये तो आपके किडनी के अंदर यूजुअली जो है इस तरह का मतलब रप्चर होने की वजह से या ये हेमरेज होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। किडनी के अंदर तो लॉन्ग टर्म जैसे बीपी आपका लगातार हाई रहता है, तो वो हमारी जो 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 किडनी का जो पैरेन्काइमा है, खास तौर से किडनी है और जो उसकी ब्लड वेसल्स है, वो उनके अंदर जो फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से धीमे धीमे जो असर होता है, तो किडनी के अंदर जो है वो लगातार हाई प्रेशर की वजह से असर पड़ता है, जबकि ब्रेन के अंदर और हार्ट के अंदर सडन बीपी हाई होने की वजह से ही या आँख के अंदर सडन बीपी हाई होने की वजह से ये प्रॉब्लम जो है होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, साथ में सस्टेन बीपी जो रहता है उसकी वजह से। अगला क्वेश्चन सर से पूछने के पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम बात करने वाले हैं अब मेडिकेशन ट्रीटमेंट के ऊपर, तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी ऑथेंटिक प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप ओवर द काउंटर अपने मन से मेडिसिन लेके ना लें ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए। ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है और अकॉर्डिंग टू रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी ये गलत है। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मेडिकेशंस हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं? देखिए, आज की तारीख में तो मेडिकेशन जो है, मेडिसिन जो है, बहुत टाइप की जो मेडिसिन आ रही हैं जो कि काफ़ी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टू द कॉज है। तो इसलिए जो अभी आपने बात बोली, ये अच्छी बात बोली कि जो मेडिसिन डॉक्टर की राय के बिना नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको मोटी बात बता दूँ कि हम जो मेडिसिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो मेडिसिन ऐसी देते हैं जो कि जब बीपी हमारा हाई होता है तो उसमें हार्ट रेट को कम करे और जो हार्ट की जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसे कम करे। जब दोनों को कम करेगा तो बीपी जो है वो कम होगा। तो ऐसे मौके पे हम जो है बीटा ब्लॉकर्स को ठीक करते हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स में बहुत टाइप के हैं, तो इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। दूसरी, हम एक ऐसी दवा यूज़ करते हैं जिनमें के जो ब्लड वेसल्स जो है ना, उनका जो ल्यूमेन है, उनका जो डायमीटर है, उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो है हम जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के नाम से दवाएँ आती हैं, तो वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो यूज़ करते हैं, वो भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब तीसरा जो है, एक हमारी बॉडी के अंदर किडनी में खास तौर से बड़ा एक इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रास सिस्टम। मतलब रास सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है, जो हमारा जो फ्लूइड बैलेंस है उसको भी कंट्रोल करता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी पूरा करता है। और हमारी जो ब्लड प्रेशर के अंदर इन तीनों चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जो इसमें हम इनको जो एस इनहिबिटर और ARBs, इन ARB ब्लॉकर्स, अब इन दो के नाम से ये आते हैं। तो ये अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो बस इसके बारे में आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि ये 3 ग्रुप में मेडिसिन होती है और इनमें भी अलग अलग और स्पेसिफिक मेडिसिन, किस डिजीज़ में कौन सी जो ग्रुप यूज़ करना चाहिए, इन डिजीज़ में कौन सा करना चाहिए, किस एज ग्रुप में, किस टाइप के डिजीज़ में, ये सारी चीज़ें जो है
ये बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो अभी तो आप मेरे ख्याल से हमारे जनरल ब्लड के लिए इतना ही है कि ये 3 पार्ट हम इसको डिवाइड करते हैं। और जब आपको ब्लड प्रेशर है, जो हम लोगों ने जो नेचुरल जो तरीके बताए आपको, जब आप सडन बीपी आई है उस समय आप क्या करें, प्लस लाइफ स्टाइल मेडिसिन के बारे में बात की, वो सब चीज़ करें। इसके बाद भी आपको जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने फिजिशियन से मिलें, उनसे बात करें। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना लें, अपने फिजिशियन को कंसल्ट करके ही मेडिकेशन लें, जैसा अभी सर ने बताया। इसी के साथ आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को आप अपने हर जानने वाले को शेयर करें, जिससे उनके मन में भी जो डाउट्स हैं, जो दुविधाएं हैं, या जो मेडिकेशंस को लेके वो प्रैक्टिस करते हैं, वो उन्हें करेक्ट कर सके और अपनी लाइफ को हेल्दी रूप से जी सके। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वेट को कम करना हमारे बीपी को लोअर करने में हेल्पफुल है? ब्लड प्रेशर में ये भी चीज़ ये कि जैसे आप ओवर वेट हैं, आपका वेट ज़्यादा है और आपको ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए आप अपना जो वेट है वो 10% वेट आप कम कर लेंगे तो आपका 50% ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपने आज के पॉडकास्ट से भी कुछ नया सीखा होगा और आप रेगुलरली भी कुछ नया सीखते रहेंगे, क्योंकि आप जब कुछ नया सीखेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जिएंगे, आप हेल्दी रहेंगे, और जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट आना है डायबिटीज़ के ऊपर, जो सेकंड मोस्ट बड़ी वजह है लोगों की डेथ का या उनकी समस्याओं का। तो हम ये चाहते हैं कि आप उस पॉडकास्ट को भी देखकर अपनी लाइफ को और बेटर करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अभी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वो पॉडकास्ट पब्लिश हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिले। इसी के साथ साथ आप अपना ब्लड प्रेशर नेचुरली कैसे रेगुलेट कर सकते हैं जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो देखिए, और ओल्ड एज में बीपी क्यों बढ़ता है जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।